पानीपत शहर के जीटी रोड पर स्थित गौशाला मंदिर में 5 सितंबर 2017 को शाम का समय था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। मंदिर के द्वार को बंद करने का भी समय हो गया था और उसी समय एक व्यक्ति गौशाला मंदिर में आता है और यह शायद मंदिर को बंद करने के लिए ही आए थे। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति वहां पर बने एक कमरे को बंद करने के लिए जाता है तो उसकी नज़र कमरे के अंदर पड़ती है। उसने देखा कि बेड का गद्दा नीचे फर्श पर पड़ा है और उस पर कोई लेटा हुआ है। लेकिन जब उस व्यक्ति ने थोड़ा पास जाकर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस कमरे में किसी की लाश पड़ी थी और देखने से लग रहा था कि यह किसी लड़की की लाश है और उस लाश का चेहरा पूरी तरह से तेजाब से जला हुआ था। इसके बाद उस व्यक्ति ने तुरंत फ़ोन करके इस घटना की सूचना पुलिस को दी और फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। लेकिन जब पुलिस ने उस शव को देखा तो पुलिस तुरंत समझ गई थी कि कातिल ने लाश के चेहरे को तेजाब से इसलिए जलाया है ताकि लाश की पहचान ना हो सके। पुलिस को यह भी लग रहा था कि शव के आसपास से उसकी पहचान और कातिल का कोई सुराग या सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और शव के आसपास छानबीन करते हैं। और पुलिस को हैरानी तब हुई जब बड़ी आसानी से उन्हें घटनास्थल से एक मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और एक कॉलेज का आईडी कार्ड बरामद होता है। आधार कार्ड से पता चला कि मरने वाली लड़की का नाम ज्योति है और यह पानीपत के बराना नामक गांव की रहने वाली है। कॉलेज के आईडी कार्ड पर भी ज्योति का नाम लिखा हुआ था। वह आर्य कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी। इन पहचान पत्रों से तो यही लग रहा था कि शव इसी लड़की का है और फ़ोन भी ज्योति का ही लग रहा था। और फिर उसी फ़ोन से ज्योति के घर का फ़ोन नंबर भी मिल जाता है। इसके बाद पुलिस ज्योति के घर फ़ोन करती है और इधर ज्योति के घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि ज्योति सुबह 9 बजे कॉलेज गई थी और अब शाम हो चुकी थी, लेकिन वह अपने घर नहीं लौटी थी। खैर, जब पुलिस ने ज्योति के घर फ़ोन किया तो ज्योति के घर वालों में से किसी ने पुलिस से फ़ोन पर बात की। पुलिस ने उन्हें बताया कि गौशाला मंदिर में एक लड़की का शव मिला है और उसके पास से ही हमें ज्योति नाम की लड़की का आईडी कार्ड और मोबाइल भी मिला है। ज्योति के घर वाले तो पहले ही परेशान थे और यह खबर सुनते ही वह लोग तुरंत पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंचे। और जब रामपाल ने गौशाला मंदिर पहुंचकर कमरे में पड़े शव को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि वह शव उनकी बेटी ज्योति का था। शव की पहचान ना हो सके, इसके लिए हथियारों ने तेजाब डालकर बड़ी ही बेरहमी से ज्योति के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा दिया था, क्योंकि लड़की का चेहरा तो पहचान करने के लायक नहीं था। लेकिन कपड़ों से और घटनास्थल से बरामद हुई चीज़ों से घर वालों ने पहचान लिया कि यह उनकी बेटी ज्योति है। शव के शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस द्वारा उसे हॉस्पिटल में भिजवा दिया जाता है। इसके बाद पानीपत के चांदनी बाग पुलिस स्टेशन में ज्योति की हत्या का केस दर्ज किया जाता है। इसके बाद पुलिस ने उस शव के फ़ोटोज़ भी ले लिए थे, क्योंकि यह बाद में इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकते थे। और फिर अगले दिन यानी 6 सितंबर को शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इसके बाद रामपाल की ओर से हत्या का मुकदमा दर्ज करके इस केस की जांच शुरू कर दी गई। पोस्टमार्टम के बाद शव को ज्योति के परिजनों को सौंप दिया गया। ज्योति के घर वाले अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर जब इस हत्याकांड की सूचना राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा को मिली तो उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया। वह पुलिस अधिकारियों से भी मिली और ज्योति के घर वालों से भी। उन्होंने ज्योति के घर वालों को बताया कि पुलिस ने हत्यारे को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है, क्योंकि इस घटना में तेजाब का उपयोग किया गया था। हालांकि कोर्ट ने तेजाब की बिक्री पर रोक लगा रखी है और यह भी जांच का विषय था कि रोक लगाने के बावजूद भी हत्यारे को तेजाब कहाँ से मिला। और फिर अगले दिन पुलिस ने मृतका ज्योति के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उसके नंबर पर अंतिम फ़ोन अट्टाला गांव के रहने वाले राजेंद्र के बेटे कृष्ण ने किया था। लेकिन इस कॉल डिटेल को देखकर पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि उन दोनों के बीच करीब 14 से 15,000 सेकंड बात की गई थी। इसके बाद पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंचती है और ज्योति के पिता रामपाल से कृष्ण के बारे में पूछताछ करती है। रामपाल ने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज में आता जाता रहता था
उन्होंने बताया कि ज्योति और कृष्ण एक दूसरे को जानते थे और उनमें अच्छी दोस्ती थी। लेकिन न पुलिस को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब कृष्ण ज्योति का अच्छा दोस्त था और उसके घर भी आता जाता रहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ज्योति की हत्या की बात सुनकर भी कृष्ण उसके घर नहीं आया था। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने ज्योति की हत्या की हो और फिर फरार हो गया हो। और जब पुलिस को कृष्ण पर शक हुआ तो पुलिस उसके बारे में पता करने उसके घर पहुंची। उसके घर वालों से पता चला कि वह तो 5 सितंबर से ही घर से करीब 1 लाख लेकर फरार है। और इससे पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ है। घर वालों से पुलिस को पता चला कि कृष्ण के घर वाले भैंसों के खरीदने और बेचने का व्यापार करते थे और वे पैसे भी उसी व्यापार के थे जिन्हें कृष्ण लेकर फरार हो गया था। इस बीच पुलिस को पता चला कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी वह सिमरन दुबे थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की फोटो अखबारों में छपवाकर उनके बारे में बताने वाले को इनाम की घोषणा भी कर दी। पुलिस कृष्ण और सिमरन दुबे की तलाश में जी जान से जुटी थी, लेकिन तभी सिमरन के पिता अतुल दुबे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कृष्ण के खिलाफ सिमरन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो लांछन लगाया गया है वह सरासर गलत है, क्योंकि सिमरन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। बल्कि उनका तो यह भी कहना था कि उस दिन कमरे में जो शव मिला था वह ज्योति का नहीं बल्कि सिमरन का था। लेकिन वहां कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सिमरन के पिता का कहना था कि मृतका के कान में बाली और हाथ में बंधा हुआ धागा ज्योति का नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन का था, लेकिन फिर भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस कृष्ण और सिमरन की लोकेशन का पता करने में जुट जाती है, लेकिन उन दोनों के फ़ोन बंद होने के कारण उनकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था। और जैसे ही फ़ोन ऑन हुआ तो उन दोनों की लोकेशन शिमला में पाई गई। लोकेशन का पता चलते ही सीआईए प्रवीण कुमार अपनी टीम के साथ तुरंत शिमला रवाना हो गए। शिमला पहुंचकर उन्होंने स्थानीय पुलिस की मदद से होटलों की तलाशी शुरू कर दी और आखिर सैकड़ों होटलों की तलाशी के बाद पुलिस टीम उस होटल तक पहुंची गई जहां वह दोनों ठहरे हुए थे। लेकिन जब पुलिस ने होटल के रजिस्टर को चेक किया तो कृष्ण और सिमरन के नाम से वहां कोई नहीं ठहरा हुआ था। लेकिन फिर अचानक पुलिस की नज़र श्याम और राधा नाम के उन 2 ग्राहकों पर पड़ी जिनका एड्रेस पानीपत का था, और यहीं पर उन दोनों से गलती हो गई थी। हालांकि उन्होंने होटल के रिसेप्शन पर नाम तो श्याम और राधा लिखवाए थे, लेकिन अपना एड्रेस नहीं बदला था और इसी से पुलिस को उन पर शक हो गया था। इसके बाद जब पुलिस उस कमरे पर पहुंची, रामपाल ने बताया कि कृष्ण ज्योति के कॉलेज में आता जाता रहता था। उन्होंने बताया कि ज्योति और कृष्ण एक दूसरे को जानते थे और उनमें अच्छी दोस्ती थी। लेकिन न पुलिस को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि जब कृष्ण ज्योति का अच्छा दोस्त था और उसके घर भी आता जाता रहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ज्योति की हत्या की बात सुनकर भी कृष्ण उसके घर नहीं आया था। पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने ज्योति की हत्या की हो और फिर फरार हो गया हो। और जब पुलिस को कृष्ण पर शक हुआ तो पुलिस उसके बारे में पता करने उसके घर पहुंची। उसके घर वालों से पता चला कि वह तो 5 सितंबर से ही घर से करीब 1 लाख लेकर फरार है। और इससे पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया था कि ज्योति की हत्या में कृष्ण का ही हाथ है। घर वालों से पुलिस को पता चला कि कृष्ण के घर वाले भैंसों के खरीदने और बेचने का व्यापार करते थे और वे पैसे भी उसी व्यापार के थे जिन्हें कृष्ण लेकर फरार हो गया था। इस बीच पुलिस को पता चला कि उस दिन कृष्ण के साथ जो लड़की थी वह सिमरन दुबे थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की फोटो अखबारों में छपवाकर उनके बारे में बताने वाले को इनाम की घोषणा भी कर दी। पुलिस कृष्ण और सिमरन दुबे की तलाश में जी जान से जुटी थी, लेकिन तभी सिमरन के पिता अतुल दुबे पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कृष्ण के खिलाफ सिमरन के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। उनका कहना था कि उनकी बेटी के चरित्र पर जो लांछन लगाया गया है वह सरासर गलत है, क्योंकि सिमरन ऐसी घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकती। बल्कि उनका तो यह भी कहना था कि उस दिन कमरे में जो शव मिला था वह ज्योति का नहीं बल्कि सिमरन का था। लेकिन वहां कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं था। सिमरन के पिता का कहना था कि मृतका के कान में बाली और हाथ में बंधा हुआ धागा ज्योति का नहीं बल्कि उनकी बेटी सिमरन का था।
लेकिन फिर भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया गया। इसके बाद